हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 दिसंबर 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो एक आर्टिकल होगा वो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा न्यू हेल्थ लॉ बनाने के लिए बात की गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो न्यू हेल्थ लॉ को लेकर के है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने बात बोली है कि कोविड-19 के दौरान में जो एक्सट्रीम स्ट्रेस देखा गया, उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाया जाना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में फिर से कोई ऐसा पैंडेमिक आता है तो हमारे हेल्थ सिस्टम की जो असलियत हमारे सामने आई, वो दोबारा से लोगों को उस हेल्थ सिस्टम से सामना ना करना पड़े और उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। ये कॉन्टेक्स्ट था। अब सबसे पहले हम हमारे हेल्थ सिस्टम में देखो क्या क्या परेशानियां हैं, उसको हम देख लेते हैं। जब कोरोना पेंडेमिक आया तो हमें पता चला कि हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उसमें 1000 लोगों के ऊपर 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड उपलब्ध है। मतलब 2000 लोगों के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट बेड उपलब्ध है। अगर कोविड-19 किसी भी पॉपुलेशन किसी भी लोग को हो जाता है तो उनको एडमिट करने के लिए हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि काफ़ी लंबे समय से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट हो ही ना रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट है जितना बजट लेकर आती है उससे बहुत कम, मतलब हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट रखा जाता है ना, वो काफ़ी कम रखा जाता है। तीसरा जो हमारे हेल्थ सिस्टम से जो प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ सिस्टम में, वो ये है कि लाखों लोग, हमारे यहाँ पर 30% गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 70% प्राइवेट हॉस्पिटल है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कमर्शियल एज ए बिजनेस तौर पर उन्होंने हॉस्पिटल स्टार्ट कर रखी है। मतलब उनका काम है कि बिजनेस की तरह उनको सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करनी है। तो वो क्या करते हैं कि बिना मतलब के, ना चाहते हुए भी मन में आई जो टेस्ट लोगों की करवाते हैं और सिर्फ अपनी अर्निंग करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे हेल्थ सिस्टम से प्रॉब्लम है वो है कि हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध नहीं है। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें लगभग 70 to 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास में किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है। और जो प्राइवेट सेक्टर की जो हॉस्पिटल है, जो जिनके ऊपर कुछ नियंत्रण रखने के लिए कुछ कमेटी होनी चाहिए या गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। देखो, वैसे तो आयुष्मान भारत जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक इंश्योरेंस कवर चलाया गया है, लेकिन फिर भी इस इंश्योरेंस कवर में जितने लोगों के पास में ये हेल्थ कार्ड है, आयुष्मान भारत का कार्ड है, उसमें ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। और इसके तहत 5 लाख का बीमा होता है, 5 लाख की हेल्प करती है गवर्नमेंट अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जब लोग लेके जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादातर हॉस्पिटल क्या करते हैं कि उस 5 लाख को शुरुआत में ही खर्च करवा देते हैं। उनको ये लगता है कि इसका पैसा तो सरकार देगी ना, तो बिना चाहते हुए भी, मतलब बीमारी कुछ हो रहा है लेकिन बिना चाहते हुए भी क्या करवा देते हैं, टेस्ट करवा देते हैं जो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है उस बंदे को। और उसका जो 5 लाख का जो बीमा है वो समय से पहले ही खर्च हो जाता है। एक दूसरा क्या है कि जो हमारा प्राइवेट टर्शियरी सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोगों का बहुत ज़्यादा बर्डन है वो क्रिएट हो रहा है। अब टर्शियरी सेक्टर क्या है, मतलब जो हाई लेवल की बीमारी, जैसे किसी को कैंसर हो गया या और कोई प्रॉब्लम है जिसका नॉर्मल इलाज नहीं है, उसके ज़्यादातर इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही नहीं। ज़्यादातर कैसी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए काम करती है। तो कोविड-19 के दौरान सबसे पहले तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम की जो बिगड़ी हुई हालत है वो सामने आई। हमारे यहाँ पर क्या क्या कमी है उसको सामने एक्सपोज किया है कोविड-19 ने। अब इसमें बताया गया है कि एक कंप्रीहेंसिव जो पब्लिक हेल्थ एक्ट के लिए क्यों बोला जा रहा है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि जब हेल्थ एक्ट आएगा तो सभी लोगों को इंश्योरेंस कवर मिलेगा, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाएगा। और इस क्राइसिस के समय में लोगों ने जो फॉल्स प्रॉफिट कमाया है, मुनाफाखोरी जो की है, उसके ऊपर रोक लग सकेगी। इसलिए कंप्रीहेंसिव हेल्थ एक्ट की जरूरत है। अब कंसर्न क्या है,
सबसे बड़े जो कंसर्न है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है ना वो असमान है। मतलब प्राइवेट लोगों ने धंधा बना रखा है और गवर्नमेंट में इतनी सुविधाएं है नहीं। तो सबसे पहले तो जो असमानता जो फैली हुई है ढांचे में, स्ट्रक्चर में, उसको हमें क्या करना होगा, सही करना होगा। दूसरा क्या है, ये कंसर्न है कि देखो इंडिया ने वैसे तो बहुत बड़े बड़े समझौते कर रखे हैं। जैसे इंडिया ने 2030 तक समझौता कर रखा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे 2030 तक, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ भी एक गोल है। लेकिन इंडिया जब राइट टू हेल्थ की बात आती है ना, कि हेल्थ को आप एक बेसिक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दो, तो गवर्नमेंट इससे बच के निकल जाती है। ये मेन कंसर्न है। अब कुछ सजेशन दिए गए हैं। देखो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है, मतलब जो पैसा जो उठाया जाता है, पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग जा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ही पे कर रही है। दूसरा क्या होना चाहिए कि देखो ये हेल्थ जो है ना वो यूनिवर्सल होना चाहिए। सभी स्टेट इसको लागू करें, बिना किसी एज का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए, टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल स्टेट के द्वारा हेल्थ सर्विसेज दी जानी चाहिए। लोगों को फ्री क्या दी जानी चाहिए, ड्रग्स की फ्री सप्लाई होनी चाहिए, या फिर आप मिनिमम कुछ रुपए के ऊपर उनको हेल्थ एक्ट दे सकते हो, ताकि सभी लोग जब भी उनको कोई परेशानी हो वो उसमें मतलब अपने आप को फील ना करे कि हमें तो इनमें कवर नहीं किया गया है। अब इसमें एक केस उठाया गया है कि इस साल के पहले तक क्या बात की जा रही थी कि 65 साल से जो उम्र के अधिक लोग हैं उनका कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, बीमा कवर नहीं होगा। तो उन लोगों को तो एक तरीके से वैसे ही परेशानी हो जाएगी कि अगर हमारी कोई बीमारी होगी तो हमारा तो कोई हेल्थ कवर है ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जो IRDAI जो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस को कवर करने के लिए अथॉरिटी है, उसको इसी प्रकार की कोई एज लिमिट को हटाना चाहिए। मतलब कोई भी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, सभी लोग कवर होने चाहिए इंश्योरेंस कवर के अंडर। दूसरा जो सजेशन दिया गया है कि हमारी गवर्नमेंट को अपनी GDP का 2.5% हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवर है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो। तो ये हमारे पेंडेमिक की वजह से जो हमारा हेल्थ सेक्टर की सच्चाई सामने आई उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के है। देखो 5 साल हो चुके हैं, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। बहुत सारे लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट को, बहुत सारी कंट्रीज ने इसके हेल्प की थी, सहायता की थी, समझौता किया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट को अपनाएंगे। अब पेरिस एग्रीमेंट में कुछ टारगेट फिक्स किए गए थे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, 2030 तक इन्होंने कुछ टारगेट फिक्स किए थे। हर देश ने अपने अपने पर्सनल टारगेट फिक्स किए थे। अब इंडिया ने किए थे कि हम 33 से 35% तक हमारा एमिशन कम करेंगे, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे यूज करने में। ये इंडिया के कुछ पर्सनल टारगेट थे जिनको इंडिया 2030 तक अचीव करेगा। ऐसे ही हर स्टेट ने खुद के देश के लिए, कंट्री के लिए कुछ टारगेट फिक्स किए थे। और 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब बिल्कुल भी कार्बन का एमिशन नहीं होगा, ये टारगेट फिक्स किया था। इसके अलावा एक टारगेट फिक्स किया था कि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, वर्ल्ड का टेम्परेचर को डाउन करेंगे। टारगेट लिया था 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन बोला गया था कि हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे टेम्परेचर को। अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 12 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड की जो देश हैं जो इसके समझौते में शामिल थे, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की और 5वीं एनिवर्सरी मनाई पेरिस एग्रीमेंट की। अब इस एग्रीमेंट में जो वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इसके अलावा और भी सारे देश क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 में सम्मिलित हुए। और उन्होंने बोला कि जो हमने टारगेट लिए थे उनको हमने कितना अचीव किया और नेट जीरो एमिशन के लिए क्या काम किया जा रहा है, ये इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, वो बहुत ज़्यादा एमिशन को कवर करने के लिए कार्य कर रही है। सबसे पहले EU ने क्या किया है, EU ने यूरोपियन ग्रीन डील लॉन्च की है यूरोपियन कमीशन के द्वारा दिसंबर 2019 में। इससे क्या होगा कि कार्बन न्यूट्रलिटी EU के द्वारा 2050 में ये बोला गया है कि बिल्कुल कार्बन न्यूट्रलिटी EU के द्वारा नहीं होगी। नेक्स्ट EU ने क्या किया है कि कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी उसको रिकवर करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन EU पैकेज
लिया है। लॉन्ग टर्म बजट है ईयू का, ताकि जो हम क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे पैसे को खो देते हैं उसको हम बजट में यूज़ करें, उसको तो यूज़ करें हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, और क्लाइमेट चेंज को हम अपने तरीके से सही करें। दूसरा, इस आर्टिकल में बोला गया है कि ईयू ने ये बोला है कि 2050 तक, 2030 तक तो हम क्या करेंगे, 1990 के लेवल का जो एमिशन था उससे हम 55% तक एमिशन को कम करेंगे, और 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी बिल्कुल ला देंगे। और इसमें ईयू के सारे जो मेंबर्स हैं वो सर्वसम्मति से इस बात के लिए सहमत हुए हैं। इन सब से क्या होगा, जो ईयू ये कार्य कर रही है उससे क्या होगा कि जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी है उनका इंक्रीज होगा और कार्बन एमिशन कम होता जाएगा। अब 2010 से 2019 तक बात की गई है कि जो सोलर फोटोवोल्टिक कॉस्ट है उसकी में भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, 82% तक उसकी जो मनी थी, उसका जो पैसा था उसमें कमी हुई है। अब ये जो आर्टिकल जो हमने टारगेट लिया है कि हम 55% तक कमी कर देंगे एमिशन में 2030 तक, और 2050 तक हम कम कर देंगे, बिल्कुल जीरो न्यूट्रलिटी कर देंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी। अब इसमें क्या करेगा, ये बोला जा रहा है कि हम 2030 तक 100 बिलियन बचा लेंगे और 2050 तक 3 ट्रिलियन हम सेव कर लेंगे हमारी इकोनॉमी का। अब कैसे सेव कर लेंगे, देखो क्लाइमेट चेंज होता था, एमिशन होता था, उसके वजह से पोल्यूशन भी हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा रही थी, तो उनको सेव करने के लिए जो हमारा पैसा लग रहा था ना वो सारा हम सेव कर लेंगे, और इसका हम यूज कर सकते हैं इकोनॉमी को एक्सटेंड करने के लिए। कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, इस पैसे को हम वहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये ईयू के एफर्ट्स हैं, किसके लिए, एमिशंस को कम करने के लिए। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अकेला अगर ईयू काम करता रहेगा ना तो काम नहीं होगा, विश्व के सारे देशों को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। अब इंडिया इस चीज़ में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इंडिया काफ़ी काम कर रहा है। इंडिया ने अपनी सोलर और विंड एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए अपना एक रोड मैप तैयार किया है, और पिछले कई सालों से सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्शन को इंडिया ने काफ़ी इंक्रीज किया है। देखो, जब ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तो उन्होंने इस एमिशन से अपने हाथ पीछे खींच लिए, इस एग्रीमेंट से, और उन्होंने बोला कि हम इसमें साथ नहीं हैं। तो इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि अगर सिर्फ अकेला एक देश काम करेगा तो ये जो टारगेट जो हमने फिक्स किए थे वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम साथ मिलकर ये टारगेट अचीव करना चाहें तो बहुत ईजिली इनको गेन कर लेंगे। अब ईयू, इंडिया क्या कैसे कोशिश कर रहा है, कैसे साथ दे रहा है ईयू का। सबसे पहले तो इंडिया और ईयू ने कमिट किया है कि हम फुल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पेरिस एग्रीमेंट का। इसके अलावा इंडिया ने देखो, एक तो 2015 में फ्रांस के साथ में मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एस्टेब्लिश किया, कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ये एस्टेब्लिश किया। इसके थ्रू इंडिया क्या काम कर रहा है, जो एमिशन है उनको कर्ब करने के लिए, उनको कम करने के लिए काम कर रहा है। इंडिया और टीम यूरोप जो है वो COP26 मीटिंग होगी 2021 में क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लासगो में, ग्लासगो है स्कॉटलैंड में, और COP15 मीटिंग होगी बायोडाइवर्सिटी के लिए कनमिंग में, कनमिंग चाइना में है। तो ये जो क्यूमिंग में जो मीटिंग होगी और ग्लासगो में जो मीटिंग होगी उसमें भी इंडिया और ईयू साथ आएंगे और अपना जो रोड मैप है उसको दिखाएंगे, ज़्यादातर लोगों को इसमें इंगेज करने की कोशिश करेंगे। अब कंक्लूजन में ये बोला गया है कि देखो, पेरिस एग्रीमेंट से पहले भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें प्रॉमिस करना होगा कि हमें हमारे जो प्लेनेट है, हमारा जो अर्थ है उसको सेव करना है, ताकि हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन आए उनको हम एक अच्छी पृथ्वी उनको दे पाए। इसके अलावा इसमें टारगेट बोला गया है कि देखो, यूरोप जो है वो रेगुलर काम कर रहा है इंडिया के साथ में, ग्रीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी को बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसको शेयर कर रहा है कि हम कैसे हमारे यहाँ पर एमिशन को कम कर रहे हैं। इंडिया अपने जो टेक्नोलॉजी है उनको शेयर कर रही है, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करके ये काम अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, अगर देश अपने लेवल पर काम करते रहे, सिर्फ पॉलिसी बनाते रहे तो कुछ नहीं होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज एक्शन है ना, ये ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। मतलब पहले व्यक्ति काम करे, फिर समाज काम करे, फिर जिला काम करे, फिर राज्य काम करे, फिर देश काम करे, और फिर ऐसे ही पूरे विश्व के सारे देश मिलकर काम करें। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का जो बर्डन है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, और हम रिकवरी के लिए हम कोई भी डेप्ट नहीं पे ऑफ करेंगे, और इजीली हम जो हमने टारगेट फिक्स किए हैं उनको हम गेन कर लेंगे। तो ये आज का हमारा पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो डिस्कशन था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नाइजीरिया से रिलेटेड है। देखो, नाइजीरिया में बोको हरम, नाइजीरिया इसके अलावा वेस्टर्न जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर बोको हरम टेररिस्ट ग्रुप है, वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। अभी पिछले दिनों उन्होंने वहाँ के स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया और उसके खिलाफ उन्होंने रैंसम मांगा। तो देखो, ये जो उनका बोको हरम का जो प्रभाव है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उससे पहले भी 2014 में बोको हरम ने स्कूल से लड़कियों को उठा लिया था। अभी तक भी वो लड़कियां, उनमें से कई लड़कियां नहीं मिल पाई हैं। चिबोक एब्डक्शन के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखो, अब धीरे धीरे जो ये बोको हराम है वो बोल रही है कि हम धीरे धीरे राजनीति में आएंगे। मतलब जो जिनको काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट में लोग जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम खुद पार्लियामेंट में जाएंगे। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो हानि पहुंचा रहे हैं डेमोक्रेसी को, अगर वो ही जाके रूल बनाने लग जाएंगे तो डेमोक्रेसी कैसे सही ढंग से काम कर पाएगी। एक तो कंसर्न ये है बोको हरम से रिलेटेड। दूसरा कंसर्न ये है कि देखो, अगर बोको हरम को इसमें सहायता मिलती है, इसमें सपोर्ट मिलता है और वो जाने में सफल होते हैं, तो हर देश में कोई ना कोई मतलब छोटे लेवल पर बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके जो होश हैं, उनमें जो ऑप्टिमिज्म की जो पावर है वो इंक्रीज होगी, और उनको भी लगेगा कि हम वहाँ जा कर के अपने अकॉर्डिंग रूल बनवा सकते हैं। तो ये बोको हरम से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया। तो आज हमने पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड और जो न्यू पब्लिक हेल्थ एक्ट है जिसके लिए पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसने रिकमेंडेशन दी है, उसको हमने डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।